जिहादी अपनी रंग बिरंगी चादरें डालकर जमीन को नहीं हड़प सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आपने सुना। हम आपको उनका पूरा बयान सुनाएंगे। बात हो रही है चादर वाली साजिश की। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री की रंग बिरंगी चादर डाल करके जमीन कब्जाने वाले लोग जो घूम रहे हैं जिहादी बनकर, उन पर नकेल कसने का काम, उनको चिन्हित करने का काम कर रही है धामी सरकार। और उन्होंने बाकायदा आंकड़ा भी दिया है कि कितनी एकड़ जमीन मुक्त कराई गई, कब्जा मुक्त कराई गई। उन आंकड़ों पर भी आएंगे, उन आंकड़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं मुफ्ती शामून काजमी साहब का, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं इन मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर काजमी साहब। और आपके पास आए, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें। मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। लैंड जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ जमीन लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराई है। इसके साथ ही 250 अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब देवभूमि में कोई भी जिहादी अपनी रंग बिरंगी चादरें डालकर जमीन को नहीं हड़प सकता है। यही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त कर। तो सुना काजमी साहब आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, क्या कहेंगे? लगातार लैंड जिहाद को लेकर के एक मुहिम सरकार की चल रही है और अब उन्होंने कहा कि जो चादर यानी कि धर्म की आड़ लेकर, सीधा इशारा उसी तरफ है कि जमीन कब्जाने का जो काम करते हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सादगी के लिए, ईमानदारी के लिए और उत्तराखंड को समर्पित उनके जीवन के लिए वो जाने जाते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो मैं समझता हूँ कि देवभूमि होने के नाते वो एक आदर्श राज्य भी है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे एक आदर्श राज्य की तरफ लेके चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो दृष्टिकोण है वो सबको साथ लेके चलने का है, मगर उसी के साथ साथ ये भी है कि वो ईमानदारी के साथ अगर कहीं कोई करप्शन है, चाहे वो लैंड कीमती लैंड के ऊपर कब्जा हो या वो नित नए अंदाज से उन पे कब्जाने का कहीं भी कोई ऐसा अगर उनके संज्ञान में आता है तो वो बगैर किसी संकोच के उस पर कार्रवाई करते हैं। पार्टी कहां से शुरू हुई, ये कल्चर कहां से शुरू हुआ? जिस चादर, रंग बिरंगी चादर की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये अभी पिछले 1-2 सालों में तो हुआ नहीं होगा। ये कल्चर तो मुझे लगता है कि पहले से बना आ रहा है। हमने खुद देखा है ऐसी जगहों पर जहां इंसानी आबादी नहीं है, वहां पर भी जंगलों में जो है हम देखते हैं मजारें बन जाती हैं और कई ऐसे अवैध मजारों पर कार्रवाई हुई है। इस पर आपका टेक क्या है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं बतौर स्कॉलर? हाँ, नहीं, देखिए, मैं एज ए स्कॉलर के मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये जिस मज़हब को हम ग्रहण करते हैं जी, मैं ये कह सकता हूँ कि सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या अन्य धर्म हो, उन सब की सीख ये होती है कि आप कोई भी कार्य अगर करें तो अपने द्वारा करें, अपनी कीमती कमाई से करें। और अगर ये प्रकरण सामने आया है कि सबसे पहले आपने देखा होगा, आप पूरे देश के उन महानगरों का आप अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको ये चीज़ सामने आएगी कि सबसे पहले कीमती ज़मीन जहाँ होती है वहाँ एक धर्म स्थल बनाया जाता है। कोई मस्जिद बनाएगा, कोई मंदिर बनाएगा, कोई शिवालय बनाएगा और कोई एक कब्र मज़ार के शक्ल में उसके ऊपर कब्ज़ा करने की पहली शक्ल यहाँ से शुरू होती है। और क्योंकि ये एक ऐसा एक प्रचार करते हैं कि लोग उसे ऐसी भावनाओं से उसे जोड़ देते हैं कि समझते हैं कि साहब देखिए तो हमारी आस्था है और हमारी आस्था के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे, आप मेरे साथ अगर चलेंगे तो आप रोड पर जब चलेंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे मज़ारों की निशानदही कर सकता हूं जो कुछ नहीं था, मेरे सामने ही वहां वो एक कब्र बन के तैयार हो गई और उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया गया कि ये फलां एक बहुत चमत्कारी थे या ऐसे थे।
तो वो कब्जा करने का जो पहला जो प्राइमरी लेवल पे काम होता है वो इस तरह से होता है। तो ये अगर इस पर कोई संज्ञान ले रहा है तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो धर्मों की सीख है, जो धर्म सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि आप अपनी पर्सनल जमीन के ऊपर जो आपका जिस पर आपका मालिकाना हक हो, आप उसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। आप काली पीली चादर जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, मगर आप सरकारी जमीन के ऊपर जो जनता की होती है उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शासक इस तरह का साहस कर रहा है तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये उनके साहस की दाद देनी चाहिए कि बगैर किसी लोभ लालच के, बगैर डरे अगर कोई कार्रवाई कर रहा है, यानी उन्हें ये भी इसका भी उनके सामने वो नहीं है कि भाई आने वाला इलेक्शन है या मुझे नफा और नुकसान होगा। बिल्कुल, जब इस तरह की कार्रवाई होती है, आप जब बेबाक और साहसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि आप कोई जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का आपकी चिंता आपको नहीं है, आप न्याय संगत काम कर रहे हैं और यहां इस बात से बिना खौफ खाए कि आप पर क्या एलिगेशन लगेंगे, आपको किसी एक धार्मिक तुष्टिकरण का शिकार बना दिया जाएगा, आपको एक नजरिए से देखा जाएगा, इस बात की परवाह किए बगैर आप ये कह रहे हैं कि ये एक्शन हो रहा है जिसका स्वागत करना चाहिए। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, अब थोड़ा सा डिटेल में ग्राफिक्स में जान लेते हैं काजमी साहब और फिर उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो कह रहे हैं हमारी सरकार ने लैंड जिहादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, 9,000 एकड़ जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराए गए। इसके साथ ही 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ 500 से ज्यादा अवैध संरचनाओं को हटाने का काम किया। देवभूमि में अब कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादरें डालकर जमीन को नहीं हड़प सकता। यह बयान है पुष्कर सिंह धामी का। एक और हम बयान उनका देख लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी को विस्तार देते हुए पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, भू कानून, कालनेमी कानून लाकर, यह ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र कर रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड स्थापित किया है। उत्तराखंड में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं। नकल, लव, थूक जिहादियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा और यह हमने प्रकरण हाल फिलहाल में बहुत देखा है। इसी के चलते मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का फैसला लिया। इसके परिणाम आने वाले 1 वर्ष के अंदर दिखाई देने लगेंगे। 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसों को मान्यता नहीं मिलेगी और उनका पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। तो लगातार जो एक्शन लिए जाने की बात यहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, वो कई तरह के पहलुओं को, कई तरह की परतों को खोल रही है। इसी को समझने के लिए चलिए काजमी साहब के पास चलते हैं। काजमी साहब, आपने ये बयान पूरा विस्तार में आपने भी पढ़ा, क्या लगता है आपको? देखिए, एक पूरा हमें लगता है सिलसिलेवार तरीके से कई सारी चीजें हैं जो आपस में बनी हुई हैं, गुथी हुई हैं और ये आज की नहीं है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, धामी सरकार का कार्यकाल तो अब आया है, यहां 25 बरस होने को है, 25 साल होने को है, रजत जयंती उत्तराखंड मनाने जा रहा है। तो ये जो सूरत और सीरत खराब हुई, इसका सिलसिला कहां से शुरू हुआ? आप तो कई बसंत देख चुके हैं, थोड़ा सा बताएं इतिहास की गहराइयों में जाकर। देखिए शर्मा जी, उत्तराखंड को माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को दी थी और उत्तराखंड ऐसे ही नहीं बन गया है। उसमें जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया है वो उनका बलिदान, उनके बलिदान के अनुसार ही हमें ये एक स्टेट मिला और ये एक ऐसा आइडियल स्टेट है, तो उसमें आइडियल मुख्यमंत्री भी होने चाहिए थे। बिल्कुल। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मैं जिस वक्त उनके पहली बार उनके घर गया और उनकी माता जी से मैं मिला और उनके अन्य नातियों से मेरा जब मिलना हुआ, तो मैंने उसी दिन मेरे मन से ये बात निकली थी और वो कहीं रिकॉर्ड भी है कि जब ईश्वर कोई काम लेना चाहता है तो साधारण व्यक्तियों से काम ले लेता है। मैं ये इसलिए साधारण का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, दोनों की बैकग्राउंड बिल्कुल एक आम आदमी की तरह है। एक सैनिक पुत्र हैं और एक बिल्कुल एक गरीब परिवार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पैदा हुए। तो दोनों का अगर हम दोनों का जायजा लेते हैं
तो मैं जब उनके उस घर गया, उनके घर पे गया और उनकी माताजी से मैं मिला, तो मिलने के बाद जो मुझे आभास हुआ, तो मुझे ये लगा कि ये तो ईश्वरीय वरदान है उन्हें कि एक उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला कि जो अपने आचरण से अपने उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को सर्वोपरि रखता है। तो देखिए, जो आपने जिक्र किया है कि जितने कानून उत्तराखंड के अंदर आए हैं, मैं बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कहूंगा और चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, ये किसी समुदाय के, किसी वर्ग के, किसी क्षेत्र के, किसी भी व्यक्ति विशेष के या वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। और मैं आपकी बात में एक बात जोड़ते हुए फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, एक इस बात की तस्दीक करते हुए एक एग्जाम्पल सामने रखना चाहता हूं कि जो ये तोहमत मढ़ेंगे या मढ़ते हैं कि एक धर्म विशेष के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई कर रही है, उन्हें ऑपरेशन कालनेमी याद रखना चाहिए, जिसका जिक्र मैंने अभी ग्राफिक्स में भी किया। ऑपरेशन कालनेमी उन साधुओं, उन छद्म साधुओं या बाबाओं के खिलाफ चलाया गया जो भगवा चोला पहनकर कुकृत्य कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, समाज में गलत संदेश दे रहे थे, और हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश और तमाम ऐसी जगहों पर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां जहां ये लोग अपनी पहुंच बना रहे थे, वहां वहां पर कार्रवाई की गई, इनके पहचान को उजागर किया गया। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है काज़मी साहब हमारे सामने। नहीं, बिल्कुल, मैं कालनेमी का जिक्र ही मुझे करना था, और मैं आपको ये देखिए विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के उन सारे जो अब तक उन्होंने कानून बनाए हैं उत्तराखंड के अंदर, हम एक एक पर चर्चा करते हैं। देखिए, उन्होंने नकल विरोधी कानून लेकर के आए, तो उससे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका जो टैलेंट जो है वो कहीं दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे, उस पर एक सख्त कानून लेकर के वो आए, उसका फ़ायदा उत्तराखंड के छात्र और छात्राओं को हुआ। नंबर 2, जो जबरन धर्मांतरण, देखिए आपको मैं जबरन धर्मांतरण के ऊपर ये बात कहना चाहता हूं कि जो कानून, सख्त कानून मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा सब धर्मों के अंदर सबकी सीख ये है कि तुम अपने धर्मांतरण नहीं बल्कि अपने हृदय को परिवर्तन करो। तो हृदय परिवर्तन की बात है, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, इसलिए कि रास्ता तो एक ही है। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर जिस ईश्वर की, जिस मालिक की हम पूजा करते हैं, वो हमारा मालिक तो एक ही है। यानी एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेह ना नास्ते किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। तो मैं नंबर 3 पे आप आ जाइए कि यूसीसी जी। अब यूसीसी को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एक रूपता, एक देश श्रेष्ठ देश, एक देश एक कानून, उसका जो आगाज हुआ है वो उत्तराखंड से हुआ। पहला हमारा उत्तराखंड राज्य है कि जहां से शुरुआत हुई है और सारा देश उसका अनुसरण कर रहा है। मैं समझता हूं कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुरीतियों पर अंकुश लगाएगा, और जो पीड़ित हैं, चाहे वो महिलाएं हों या अन्य धर्मों के लोग हों, उन्हें राहत मिलेगी। अब 4th पे आप आ जाइए कि कालनेमी, जो आपने कालनेमी का जिक्र किया और आपने ये कहा कि भाई कालनेमी एक ऐसा ये ऑपरेशन है कि एक ज़माने के अंदर लोग भेष बदल करके, यानी जो बहरूपीय होते हैं, वो बहरूपीय होकर के लोगों को ठगा करते थे या उन्हें हानि पहुंचाते थे। तो आज उसका नाम कालनेमी देकर के प्राचीन काल को उन्होंने सामने रख करके उस पर जब कार्रवाई की, तो बगैर किसी भेदभाव के, चाहे उसमें बांग्लादेशी हों, चाहे उसमें म्यांमार के लोग हों, चाहे उसमें भारत के अन्य सूबों के स्टेट के लोग हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों, उन्हें वो आम लोगों को हानि पहुंचाते थे, उन्हें सलाखों के पीछे डाला, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। अब आप इस पे आ जाइए, जो आपने ये लैंड, जो कीमती लैंड की आपने बात की, जमीनों की बात, 9,000 एकड़, 9,000 एकड़ जमीन। आप बताइए कि किसी भी रियासत के अंदर, किसी राज्य के अंदर अगर इतनी जमीन का इस्तेमाल आम जनमानस के लिए होगा तो उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा, उनके लिए रोजगार, उसके अंदर रोजगार अर्जित होंगे उससे या नहीं होंगे। तो और एक व्यक्ति विशेष उस पर कब्जा करके बैठ जाता है और उसकी भी कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि जिस धर्म को आप धारण करते हैं उस धर्म की सीख ये है। मैं इस्लाम की अगर बात करूं तो इस्लाम तो ये कहता है,
और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आचरण यह है कि उन्होंने ये कहा कि किसी दूसरे की जमीन के ऊपर कोई भी आपका धर्म स्थल या कोई भी आपकी एक्टिविटी उस वक्त तक ईश्वर को स्वीकार्य नहीं है जब तक कि आपका अपना उस पर आपका मालिकाना हक ना हो जाए, आप उसके स्वामी ना हो। तो अब आप बताइए कि इसे अगर कोई ये कहता है कि वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए है तो मैं इसे बिल्कुल इसे कंडम करता हूं। अब आप देखिए आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और दृष्टिकोण देखिए कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं एज ए मदरसा बोर्ड 2023 में जब मैंने उसका चार्ज लिया तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मदरसों की एजुकेशन है वो एजुकेशन जो मूल एजुकेशन है वो किसी को भी प्रभावित करने वाली नहीं है, मगर उसी के साथ साथ ये भी है कि उन बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, वो आगे जाके कैसे अपने आप पैरों पे खड़े होंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, इन सब चीज़ों की फिक्र अगर किसी ने की, किसी शासक ने, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मदरसा बोर्ड का जो विस्तार किया है, एक तरह से मैं इसे ये कह सकता हूं कि मदरसा बोर्ड को उन्होंने, अब तक सिर्फ मुसलमानों को इसका फायदा होता था, मदरसों को फायदा होता था, अब उसका एक माइनॉरिटी प्राधिकरण बना करके, यानी अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण बना करके जो 6 अल्पसंख्यक में और समाज आते हैं, जैसे बौद्ध है, ईसाई हैं, सिख हैं और पारसी हैं, मुस्लिम है, जैन हैं, उन सबको शामिल करके जो एक ही छत के नीचे उनके द्वारा यानी राज्य जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, विद्यालय परिषद है, उससे उन्हें मान्यता मिलेगी और उनका सिलेबस जब वो ग्रहण करेंगे तो मैं शर्मा जी एक बात और आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो उनका भविष्य अच्छा होगा और आप अपनी धार्मिक एजुकेशन के लिए जो आपकी फंडामेंटल आपका राइट है वो आपका कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। बच्चे 6 घंटे उस विद्यालय परिषद का जो सिलेबस है जब वो पढ़ेंगे तो वो साइंस पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और सामाजिक ज्ञान पढ़ेंगे, तो वो फिर किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना ये वक्त की जरूरत है। और फिर अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर इसकी पहल करता है तो मैं समझता हूं कि उनकी नीयत, उनका कार्य, वो आप उस पर कैसे प्रश्न लगा सकते हैं। उन्होंने सब बच्चों को जो विद्यालय परिषद में पढ़ते हो या मदरसों में पढ़ते हो उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है, जिसे 60 साल तक कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट बैंक बनाया और इनके मीडिएटरों के जरिए से, जो उनके मीडिएटर थे उनके जरिए से उन्हें मुख्य जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन थी उससे दूर किया। नतीजा यह हुआ कि वो मेन स्ट्रीम से कट गए और वोट बैंक बन गए। अब जब वोट बैंक बने तो जिस तरह से जो बात आप कहते हैं वो चीज वो आपकी मान लेते हैं। जैसे हाल ही में एक प्रकरण आया, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ईश्वर दूत हैं हजरत मोहम्मद साहब, और हजरत मोहम्मद साहब की पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत को सारा विश्व मानता है, कोई उनसे नफरत नहीं करता है। तो अगर ये लोग जानते तो वो जो इमोशनल इनकी अपील थी, उस इमोशनल अपील को अगर ये पढ़े लिखे होते बच्चे, साइंस जानते, ये सारी चीजें, यानी मैं तो सर्व समाज की बात करूं, मदरसों में तो 4% बच्चे पढ़ते हैं। मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कदम, और मैं उसे विस्तार एक बात और जोड़ना चाहूंगा शर्मा जी, कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या पूरा देश, मैं आज ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 94% बच्चे, यानी 94% बच्चे मुसलमानों के, हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस से है। अगर वो लोग किसी समुदाय विशेष के या मुसलमानों के खिलाफ होते तो उन बच्चों को जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन मिल रही है, जिसे मुस्लिम रूलर्स ने आजादी से पहले और आजादी के बाद उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। उन्होंने अपने कारोबार तो बढ़ाए, अपने रसूख बढ़ाए, मगर आप जब जाके देखेंगे मुस्लिम इलाकों के अंदर तो आपको स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेंगे, विशेषकर लड़कियों के नहीं मिलेंगे। तो आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसके लिए आप पढ़ सकते हैं कि सच्चर साहब ने, मेरी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सच्चर जी से मेरी स्वयं मुलाकात हुई। अच्छा। उन्होंने इस बात का दुख प्रकट किया और उन्होंने बताया जिस वक्त मुझे कि मैंने तो स्वयं जा करके इन तमाम जगहों पे मैं गया हूं और जो मैंने सुझाव कांग्रेस को दिए थे आप वो इसे लागू नहीं कर पाए। तो मैं आज ये आपसे कह रहा हूं कि हम उनसे सवाल करते हैं कि
अगर ये मुसलमानों के तथाकथित ठेकेदार ये ठेकेदारी ठीक करके करते तो आज भाजपा और मुसलमानों के बीच में जो हम आज पुल का काम कर रहे हैं, ये जो काम ये पहले से हम इतने वो होते कि इतनी सोच, इतनी राजनीतिक सोच हमारे अंदर डेवलप हो जाती कि हम बीजेपी को अछूत ना समझते और कांग्रेस को अपना दोस्त ना समझते। तो और उसके साथ साथ ये भी मैं आपसे बताऊं कि जो आरएसएस के बारे में और बीजेपी के बारे में मुसलमानों के कम एजुकेशन का फायदा उठाया कुछ लोगों ने, उन्हें भयभीत कर दिया कि आरएसएस और बीजेपी अगर आएगी तो तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देगी। मैं एक उदाहरण के तौर से बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस इन्वायरमेंट की बात करती है, गौरक्षा की बात करती है, हिमालय की फिक्र करती है, जल ही जीवन है यानी गंगा की पवित्रता की बात करती है। तो ऐसे लोग जो इन्वायरमेंट की बात करते हो, पेड़ पौधों की बात करते हो, पशु पक्षियों की बात करते हो, जल संरक्षण की बात करते हो, वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे? उनके दिमागों के अंदर ये डाल दिया कि ये मुसलमानों के मुखालिफ हैं। ये स्लो पॉइजन है जो उनके दिमाग में बिल्कुल धीरे करके भरा गया, ग्रेजुअली भरा गया, और उसके पीछे सियासी हथकंडे हैं। वो हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे इस देश को ऐसा इतिहास का पाठ पढ़ाया गया, ऐसी बातें पढ़ाई गई जिससे एक नफरत का माहौल एक खास दल, एक खास संगठन के लिए घुलता चला जाए। अब वो वक्त है कि समय का पहिया घूमता है, तो समय का पहिया घूम रहा है और जो पर्दे के पीछे सच्चाई छिपी हुई थी अब वो बाहर आ रही है। और आप जैसे स्कॉलर जिन्होंने लंबा समय इस देश में देखा है और मुस्लिम विकास यात्रा देखी है कि मुस्लिम किस पड़ाव पे था, आज किस पड़ाव पर है, और एक एक चीज़ आपने यहाँ रखी है। हमें वक्त यहाँ इजाज़त नहीं दे रहा है काज़मी साहब, लेकिन ये जो मुद्दा है मुझे लगता है हमने काफ़ी हद तक यहाँ सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस की हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जो शासन चला रहे हैं उसमें लैंड जिहाद पर वो जोर देते हुए कह रहे हैं कि हमने इतनी ज़मीन खाली कराई, इतने अवैध मदरसों को सील किया और कितने ही अवैध स्ट्रक्चर, संरचनाएं जो लोगों ने बनाई हुई थी उनको हमने खत्म करने का काम किया है। जाते जाते एक संक्षिप्त में हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक विकास पुरुष हैं और निष्पक्ष हैं, न्यायप्रिय हैं। उन्होंने जो स्टेप लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं, वो अपने पूरे राज्य को सामने रख कर के लिए हैं और पूरे राज्य के बाशिंदों के लिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए साधुवाद और बधाई भी देता हूँ कि और खास तौर से मैं मदरसों के संचालकों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो नया प्राधिकरण आया है आप उसकी तरफ बढ़िए और अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके वहां से आप प्राधिकरण से अपनी मान्यता लेने का आप प्रयास करिए और बगैर किसी उसके आपको आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, आपको मान्यता मिलेगी। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी समस्त पूरे प्रदेश के लिए, पूरे स्टेट के लिए, और पूरे स्टेट के वो मुखिया भी हैं, बल्कि मुखिया नहीं वो अपने आप को सेवक कहते हैं। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी भी हूँ। देखिए, मुसलमानों को मुख्य धारा में आना है तो प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, आधुनिक होना पड़ेगा, मॉडर्न सोच अपनानी पड़ेगी। और जो दकियानूसी बातें हैं वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, वो समाज को पीछे ले जाने का ही काम करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, उसको मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, जो धामी जी के मुझे लगता है कि जो बातें आज काज़मी साहब ने कही हैं उस परिप्रेक्ष्य में भी है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बातें सही होती हैं और जनता इस पर क्या राय रखती है, हमें इंतजार रहेगा। आप तमाम दर्शकों के कमेंट का जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़।